जय श्री राम बच्चों, जय श्री राम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 तक कल कर लिए थे ग्रेविटेशन में। क्वेश्चन नंबर 16 से कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? दो पार्टिकल हैं, मासेस इक्वल हैं इनके, सर्कल में घूम रहे हैं, रेडियस आर है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में घूम रहे हैं, स्पीड बतानी है एक पार्टिकल की। एक से मतलब ईच पार्टिकल मतलब दोनों पार्टिकल। ठीक है भैया, चलो। दो पार्टिकल हैं m मास के, क्वेश्चन नंबर 16। सर्कल में घूम रहे हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसका मास m है, इसका मास m है, रेडियस r है, इधर भी और इधर भी, ये O और ये भी R है। अब घूम रहे हैं म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में, तो सर्कल में घूमने के लिए चाहिए क्या? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जब सर्कुलर मोशन बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती नहीं है, चाहिए होती है, और कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी वो हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि धागे की टेंशन, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कितनी होगी? Gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 2r है। क्वेश्चन खत्म। ऐसे भी लिख सकते हो, ये छोटा है मैं। देखिए भाई, यही क्या आंसर? ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? नहीं आया? नोट करो बहुत जल्दी से। हो गया बच्चों, अब कर दें? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अर्थ का मास दिया हुआ है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, सबको पता है। एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है अर्थ की, रेडियस दे रखा है ऑर्बिट का, फोर्स पूछी है। जब अर्थ घूमेगी सन के अराउंड, तो घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल क्या होती है? mv² बाय r, या फिर mr। सब कुछ है तुम्हारे पास, कैलकुलेट करना है जस्ट। मास ऑफ अर्थ कितना? 6 × 10⁻⁴ kg। ऑर्बिटल रेडियस कितना? 1.5 10⁸ किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 11। ओमेगा कितना? 2 × 10⁻⁻7। सॉल्व कर सकते हैं। 6 × 1.5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, 10⁻24, 10⁻11 और 10⁻−14। इस सबको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे, ये हो जाएगा 9, 9 4 36। ठीक है, ये जो टर्म है 36 हो गई। और ये कितना हुआ?
24 में से 14 गए, कितना बचा? 10। 10 और 11 कितना हो गया? 21। इतने न्यूटन की फोर्स लगेगी। चेक करना आंसर सही आ रहा है? नोट करो भाई। हो गया? रब कर दें? चौदह साल में परफेक्ट ट्रेनिंग हो गई है छापने की तुम्हारी, धड़ाक से छाप देते हो। ये और कुछ सीखा ना सीखा, ये जरूर सीखा है भाई, सही कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 ये यूं कह रहे हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है, अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स r² पे डिपेंड ना करती, r पे डिपेंड करती, 1/r पे डिपेंड करती, तो क्या होता। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती भैया? सेंट्रीपिटल तो तब भी जरूरत पड़ती। नेसेसरी सेंट्रीपिटल जो चाहिए सर्कल में घूमने के लिए, क्या चाहिए? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहाँ से आती है? यहाँ पे ग्रेविटेशन से आती है। इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से आती है। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फोर्स से आती है। धागा बांध के घुमाओ तो टेंशन से आती है। वो यहाँ कहाँ से आ रही है? ग्रेविटेशनल से। तो ये तो mv²/r ही रहती, और इसको बदलने के लिए कह रहे हैं ये भी r हो जाती। तो r से r कट जाता, v r पे डिपेंड ही नहीं करती, r की पावर 0 पे डिपेंड करती, या v वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ r। बी ऑप्शन देखना सही है। हो गया? रब कर दे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं, अगर सन का मास 10 टाइम्स हो गया होता और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी 10 टाइम्स हो गई होती, तो कौन सी चीज़ गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर स्टेटमेंट पर डिस्कशन करेंगे बारी बारी। Raindrops will fall faster, will fall faster। दूसरा ऑप्शन, walking on the ground would become more difficult। Time period of simple pendulum on the earth would decrease। D, G on earth will not change।
तो इन्होंने कहा मास ऑफ सन हो जाए 10 टाइम्स ओरिजिनल मास का, और इन्होंने कहा जी डैश हो जाए 10 टाइम्स ऑफ जी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहली बात तो ये समझो किससे क्या असर पड़ेगा। सन का मास बदलने से सन और अर्थ के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स बदलेगी। इसको 10 टाइम्स, इसको 10 टाइम्स, तो ये 100 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, तो ये फोर्स 100 टाइम्स हो जाती है। दूसरा असर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, ये अर्थ का मास है, इसको 10 टाइम्स कर दोगे तो ये भी 10 टाइम्स हो जाता। अब देखते हैं दोनों में से कौन कौन सा ऑप्शन इफेक्ट होता। रेन ड्रॉप्स नीचे गिरती हैं, समझ रहे हो बात को? तो किसका रोल होता है बताओ? गलत बताना है ना हमें। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ग्राउंड पे चलना डिफिकल्ट हो जाता, ये भी सही है, स्मॉल जी पे डिपेंड करता है। यूं चलते यूं पैर उठा के चलना मुश्किल हो जाता। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? जी पे डिपेंड करता है, जी बदलेगा तो ये बदलेगा ही बदलेगा, तो ये भी सही है। जी बढ़ जाएगा तो ये डिक्रीज ही तो होगा भाई, सही तो कह रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और जी की वैल्यू अर्थ पे नहीं बदलती, अभी तो बताया 10 टाइम्स हो जाती। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो आंसर भी क्या है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का स्टेटमेंट गलत है, आंसर सही है। अब गलत सही के चक्कर में फंस के रह जाएंगे नहीं तो। हो गया। रब कर दें भाई? कौन सा करना है? 20। किसी प्लैनेट का मास दिया है और डायमीटर दिया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बताना है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट पे gm/r² होता है, लेकिन r तो दिया नहीं, डायमीटर दिया है, तो r = क्या होगा? d/2। ये वैल्यू यहाँ यूज करें, ये स्क्वायर होकर 4 ऊपर आ जाएगा। ये प्लैनेट के लिए ये फॉर्मूला बन गया। ऑप्शन ए देखो सही है गलत है?
हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई प्लैनेट दिया है, उसकी डेंसिटी तो अर्थ के बराबर है लेकिन उसका साइज अर्थ से 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 गुना बड़ा है, तो वहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? भाई देखो, जब डेंसिटी आ जाती है तो फॉर्मूला बदल जाता है। जी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है Gm/r², लेकिन मास को खोल के लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को खोल के लिख सकते हैं 4/3 πr³। G/r² मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गई 4/3 πr³, r² से क्यूब खत्म, तो हो गया 4/3 πg/d/r। जब डेंसिटी इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो भी किसके? r की सिंगल पावर के। साइज 3 गुना कर दिया, मतलब इसको 3 गुना कर दिया तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि g डैश वुड बिकम 3 टाइम्स ऑफ g। दिस इज द आंसर। डी ऑप्शन देखो सही है गलत है? समझ में आया? समझदार बच्चों, एकदम समझ जाते हो तुम। हो गया भाई, रब कर दें? क्वेश्चन नंबर 22, कोई नया प्लेनेट है, उसकी डेंसिटी अर्थ से डबल है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के बराबर है, तो उसका रेडियस कितना होगा? डेंसिटी की बात कर रहे हैं, और जब डेंसिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो फॉर्मूला बदल जाता है, बताया मैंने अभी आपको, 4/3 πg/d/r, यही होता है ना। तो डेंसिटी कितनी है? डबल। इसको छोड़ो भी, अभी बताते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? ये तो फॉर्मूला निकाला हमने जी का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं जो प्लैनेट है उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो अर्थ की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों बराबर है। कहने का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये जो टर्म है जी, ये कांस्टेंट है, सेम है। जब ये कांस्टेंट है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ यहाँ से कि डी और आर की प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो डी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, या आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो गया डेंसिटी। प्लैनेट की डेंसिटी कितनी है? डबल। कितनी है? डबल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस कितना हो जाएगा? आधा। तो r डैश इज इक्वल टू r/2, यानी कि रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ऑप्शन डी देखो सही आंसर है क्या? समझ में आया? छाप लो फटाफट से।
हो गया बच्चों, पक्की बात है। कौन सा करा अभी हमने, अब कौन सा करना है? दो प्लैनेट है ए और बी। ए पे जो एक्सीलरेशन ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 9 टाइम्स है बी का। एक प्लैनेट है ए और एक प्लैनेट है बी। यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जी है तो यहाँ पे, यहाँ 2 मीटर तक बंदा उछल सकता है, तो यहाँ कितना उछल सकता है, यही सवाल है भैया। उछलने में क्या लगाओगे? काइनेटिक एनर्जी। वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वो एक आजकल यूट्यूब पर टीचर फेमस है, कूद कूद के बताओ, वो भी क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो भैया ऐसा ही कुछ है। देखो, काइनेटिक एनर्जी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि होती है mgh। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारी फिक्स्ड है, पूरा लिखता हूँ, कई बालक हैं के क्या है जी, ये के ई। काइनेटिक एनर्जी किस में जाएगी? पोटेंशियल में। पोटेंशियल क्या होती है? mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो यही होती है। अब काइनेटिक एनर्जी तो बराबर है, मतलब सेम है, मतलब फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं तो खैर कुछ भी कह सकता हूं, कि mgh कांस्टेंट है। m तो भैया होता ही कांस्टेंट है, तो g और h की प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g होगा। यहां 9g से g हो गया, तो 1/9 टाइम्स हो गया। जब ये 1/9 टाइम्स हो गया तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो h डैश वुड बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ h, या 9 टाइम्स ऑफ 2 मीटर, या 18 मीटर। मतलब यहाँ अगर 2 मीटर जंप करता है तो यहाँ 18 मीटर तक जंप कर पाएगा। लॉजिक समझ में आया? सवाल समझ में आया? छाप लो फटाफट से, आ गया तो क्या करें, आपसे पहले ही छाप लिया। ये तो कहते हैं गुरु गुड़ रह गए चेले शक्कर हो गए। तुम अभी गुड़ी हो, चलो मसाले वाले गुड़। रब कर दे भाई। नहीं, इनका नाम सिद्धांत है, इनके अपने कुछ सिद्धांत हैं। ये टीचर से पहले काम नहीं करते, ये आगे आगे नहीं चलते, ये बड़ों का अनुसरण करते हैं, अनुपालन करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, फॉलो करते हैं। चलो रब कर दें भाई। हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका? हाँ समझदार हो, समझ तो एकदम जाते हो तुम। कौन सा था भैया ये? 23। अब कौन सा करना है? 24। मास का फॉर्मूला बताना है GRG की फॉर्म में। 24 ही है ना? हाँ 24। m बताना है इन टर्म्स ऑफ छोटा g, r एंड g। छोटा शकील, बड़ा शकील एंड रेडियस ऑफ अर्थ। चलो तो छोटा g रट रखा हमने, तो g m अपॉन, तो m कितना हो गया? ऐसा कुछ है क्या? बी ऑप्शन।
भंवरपाल, समझ में आया? कुछ नहीं, फॉर्मूले में इंटरचेंज करना था बस, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। देखो इस बार पूछ लिया डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो डेंसिटी का जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला और याद करा, वो क्या करा, 4/3 पाई जी डी आर, यही करा ना। डेंसिटी का पूछ लिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 3g/4 पाई कैपिटल जी आर। अब डी की बजाय रो कह रहे हैं, डी कह दो रो कह दो, बात तो एक ही है, डेंसिटी डेंसिटी रहेगी। देखना यही है क्या, ए ऑप्शन। समझ आ गया? नोट कर लो भैया। हो गया भाई? ये जो बता रहा हूँ ये शॉर्ट नोट्स बना लेना, याद कर लेना फॉर्मूले, फंसाएंगे वहां भाई। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जब डेंसिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो इनवर्सली की बजाय डायरेक्टली हो जाता है, आर स्क्वायर की बजाय आर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थ और मार्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों का रेडियस दे दिया, मास बता दिया, अर्थ का 10 टाइम्स ज़्यादा है मार्स से। अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट 200 न्यूटन है, तो मार्स पे कितना होगा? तो देखो वेट क्या होता है, mg, सारा खेल तो इसी का है ना, g बदलेगा तो w बदलेगा, तो g कितना बदलेगा ये पता कर लो। g क्या है, gm/r स्क्वायर। मास कितना है अर्थ का, एक तरफ लिखते हैं अर्थ और एक तरफ लिखते हैं मार्स। इसका अगर m है तो इसका 10m है, इसका रेडियस 6400 किलोमीटर, सॉरी इसका है अर्थ का 6400 किलोमीटर है, तो भाई मार्स का है 3200 किलोमीटर। अब वेट यहाँ पे किसी का 200 न्यूटन है, तो यहाँ पे कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल चीज़ है, देखो अर्थ पे पता है, मार्स पे पता करना है। मास कितना हो गया, 10m से m हो गया तो 1/10 हो गया क्या, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी 1/10 हो जाएगा। रेडियस 6400 से 3200 हो गया, मतलब आधा हो गया। इसको आधा कर दिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, पावर के साथ हो जाएगा, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया, 4 × 1/10, यानी कि 4/10 हो गया। तो g डैश 4/10 ऑफ g हो गई। ऐसे पसंद नहीं आ रहा तो ग्रेविटी ऑन मार्स 4/10 ग्रेविटी ऑन अर्थ हो गई, तो वेट भी तो उतना ही हो जाएगा। वेट mg होता है, जब इसकी वैल्यू 4/10 हो गई तो इसकी वैल्यू भी तो 4/10 हो जाएगी। w डैश इज इक्वल टू 4/10 ऑफ w,
4/10 ऑफ 200 यानी कि 80 न्यूटन हो जाएगा। है ऑप्शन में सी ऑप्शन, देखना सी यही आंसर है क्या, सी ऑप्शन। समझ आ गया? हो गया भाई, रब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर है, 27। किसी बॉडी का वेट 72 न्यूटन है, 72 सरफेस ऑफ अर्थ पे, उसे ले गए हाइट पे, कितनी हाइट पे, रेडियस ऑफ अर्थ के आधी हाइट पे, तो कितना हो जाएगा। कल बताया था सेम टाइप का एक क्वेश्चन। हाइट के केस में वेरिएशन इन दी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करके आप टॉपिक पढ़ते हैं, तो हाइट के केस में वेरिएशन ड्यू टू हाइट आप ऐसे याद करते हैं। और ये कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, गलत है, इसको यूज नहीं करना। फिर क्यों लिखा, जानबूझ के लिखा ताकि याद रहे, इसको यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, बायनॉमियल थ्योरम से डेरिवेशन किया जाता है इसका, और बायनॉमियल थ्योरम थोड़े बहुत चेंज के लिए काम करती है, उससे ज़्यादा पे नहीं करती, 10% तक करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। यहाँ 50% का वेरिएशन r/2 पे ले गए, तो क्या यूज़ करना है फिर भैया, ये यूज़ करना है g = gm/r²। कहने का मतलब g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो g'/g = r/r' का स्क्वायर। कितनी हाइट पे लेके गए, पहले था यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ पे, अब ले गए यहाँ इतनी हाइट पे, जिसकी वैल्यू कितनी है r/2, और ये r, ये थी r, तो h1 या r1 कितनी थी r, h2 या r2 कितनी हो गई r + r/2, 3r/2। बात समझ में आई। तो g'/g = r/r' का स्क्वायर, यानी कि r/3r/2 का स्क्वायर। r से r कट गया, 2 ऊपर आ गया, तो ये 4/9 हो गया। g' = 4/9 ऑफ g। तो वेट क्या होता है mg, तो वेट भी कितना हो जाएगा 4/9। कहाँ लिखे, इधर जगह खाली है, यहाँ लिख देते हैं। तो w' = 4/9 ऑफ w, यानी कि 4/9 ऑफ 72, 9 8 जा 72, 8 4 जा, वेट हो जाएगा 32 न्यूटन। समझ आया नहीं आया, नोट कर लीजिए भाई।
बी ऑप्शन सही आंसर है। हो गया बच्चों? हो गया? रब कर दे, करो जल्दी जल्दी करो। जो साफ कर रहा, गंदा कर रहा। ले लो बेटे मजे, 7 तारीख को मजे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 28। भाई, किसी बॉडी का वेट है 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाफ वे डाउन कितना होगा? अंदर ले गए, अर्थ के अंदर ले गए उसको। ये रेडियस है, यहाँ ले आए, यहाँ पे कितना होगा? तो जब डेप्थ में जाते हैं तो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है, हाइट पे जाते हैं तो भी कम हो जाता है। और वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ की वजह से कितना कम हो जाता है? तो फॉर्मूला होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसको याद कर सकते हो, ये काम करता है क्योंकि इसमें बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाई जाती। त्रुटि बोले तो एरर, कमी, खामी, खामियाजा, ड्रॉबैक, लिमिटेशन, ठीक है। अच्छा, तो अभी कह रहे हैं r/2 डेप्थ पे ले गए तो कितना होगा? तो पता कर लो यार कितना होगा। डेप्थ कितनी दे दी? r/2। r से r कट गया, 1/2 बचा। 1 - 1/2 कितना होता है? 1/2। तो क्या दिखाई दिया? g की वैल्यू कितनी हो गई? आधी। तो वेट भी कितना हो जाएगा? आधा।
यानी कि पहले कितना था 200 न्यूटन, तो अब कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। समझ आया? आंसर क्या है भाई? ए ऑप्शन। समझ आया तो नोट करिए बहुत जल्दी से। हो गया? रब कर दें? मैं पन्ने मत फाड़ो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। वन किलोमीटर की हाइट पे जो वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वही वैल्यू है डी डेप्थ पे। तो डी डेप्थ कितनी होगी बताइए? यानी कि जी डैश ड्यू टू हाइट इज इक्वल टू जी डैश ड्यू टू डेप्थ, ऐसा इन्होंने कहा। हमें डेप्थ बतानी है। 1 किलोमीटर हाइट पे ले गए हैं, 1 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर पे जो फॉर्मूला है काम करेगा, ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले से काम चल जाएगा। वैसे भी अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो उसका 10% होगा 640 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर के आसपास लेके जाते हैं तब फॉर्मूले में गड़बड़ होनी शुरू होती है, उससे पहले नहीं होती। 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं G1 माइनस 2h/r, और यहाँ G1 माइनस d/r। G से तो G कट गया, h की वैल्यू दे रखी है कितनी 1 किलोमीटर, d की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछा। तो 1 माइनस 2 इंटू 1/r इज इक्वल टू 1 माइनस d/r। बात समझ में आई? तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो क्या बना 2/r इज इक्वल टू d/r। तो d की वैल्यू कितनी हो गई 2 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चेक करिए एक बार। हो गया बेटा? रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 30 कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं। ये चैप्टर मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पैरेलल चलते हैं, कोई एक भी आ जाए तो आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं तो बाकी चैप्टर्स के। हमसे ग्राफ बनाने को कहा है, किसका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। तो कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं। क्या बनेगा? ये
या फिर ये। अगर दोनों हैं तो ये ज़्यादा सही है, अकेला ये है तो ये सही है, अकेला ये है तो ये सही है। इधर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इधर डिस्टेंस, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, मतलब ये सरफेस की बात हो रही है, ये सेंटर की बात हो रही है। यहाँ पर r इज इक्वल टू आर, ये सरफेस की बात हो रही है, ये सेंटर की बात हो रही है। एट्रैक्टिव होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए नेगेटिव वाला ज़्यादा सही माना जाता है। दोनों है तो नीचे वाला नेगेटिव वाला सही है, खाली ये है तो ये सही है, खाली ये है तो ये सही है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो यही सही है, बाकी का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। रिमेनिंग पोर्शन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।